Hello student, very good morning to all. I'm your English teacher Baljeet Sharma and today we are going to discuss chapter number 4 of plus 1 English, Landscape of the Soul. Landscape of the Soul, जिसको की राइटर हैं जिसके नैथली ट्रावरोए जो हैं इसके राइटर हैं। तो आपका फोर्थ लेसन है लैंडस्केप ऑफ द सोल्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ एक पॉइंट्स जो हमारे लेसन्स के अंदर मेन रहने वाले हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। एनेक्डोट, इल्यूनिस्टिक likeness, delicate realism, conceptual space और figurative painting। तो इन पॉइंट्स के बारे में हम इस पूरे टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन गाइस। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दायोजी who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. The master had hidden his works behind a screen so only the emperor would see it. For a long while, the emperor admires the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly path, birds in flight. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji who lived in the 8th century. चित्रकार जो वू दायोजी है जो कि 8वीं सदी में हुआ था के बारे में एक अद्भुत एवं प्राचीन कथा कही जाती है। His last painting was अ लैंडस्केप, जो उसकी अंतिम जो पेंटिंग थी वो क्या थी? लैंडस्केप थी, एक प्राकृतिक दृश्य था। कमीशनड बाय द टैंग एम्परर, जिसे कमीशन किया था, जिसे करने का कोई काम दिया गया था। किसके द्वारा ये काम करने के लिए दिया गया था? टैंग एम्परर जुआंगजोंग के द्वारा। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, एक पैलेस की वॉल को डेकोरेट करने के लिए ये पेंटिंग जो है पैलेस की वॉल के ऊपर डेकोरेट करने के लिए ये काम सौंपा गया था वू दायोजी को टैंग एम्परर जुआंगजोंग द्वारा। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क्स बिहाइंड अ स्क्रीन, जो वो मास्टर था उसने अपनी जो पेंटिंग है, अपना जो काम है, उसको एक स्क्रीन के पीछे हाइड कर दिया था। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि केवल और केवल क्या है, उसे एम्परर जो है वो ही देख पाए। फॉर अ लॉन्ग वाइज द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन, काफ़ी समय तक जो एम्परर था, जो सम्राट था, उसने उस वंडरफुल सीन को एडमायर किया। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, जिसके अंदर फॉरेस्ट थे, हाई माउंटेन्स थे, वाटरफॉल थे, क्लाउड फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, उस विशाल काय आकाश के अंदर बादल फ्लोट कर रहे थे। मैन ऑन हिली पाथ, बर्ड्स इन फ्लाइट। लुक सर, सैड द पेंटर, पेंटर ने कहा, देखिए श्रीमान जी, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल अ स्पिरिट। श्रीमान जी देखिए महाराज, उस पेंटर ने कहा, पहाड़ का जो दामन है, जो बॉटम है, जो नीचे वाला एरिया है, उसके अंदर कौन रहता है? स्थित गुफा के अंदर एक जो है, जो नीचे जो गुफा मैंने बनाई है इस पेंटिंग के अंदर, इसके अंदर क्या रहती है? एक ड्वेल रहती है, एक आत्मा निवास करती है, स्पिरिट जो है वो ड्वेल करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, पेंटर ने क्या किया? अपने हैंड्स को क्लैप किया, ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन, और जो एंट्रेंस था, जो प्रवेश द्वार था उस गुफा का, वो खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड कैन कन्वे, जो अंदर का जो नज़ारा था, अंदर का जो दृश्य था, बड़ा ही वैभवशाली था, स्प्लेंडेड था। इतना स्प्लेंडेड था कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, फिर उस पेंटर ने कहा कि मुझे जो है आपको रास्ता दिखाने दीजिए, कृपया
मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपको जो है रास्ता दिखा दूं महाराज। द पेंटर एंटर द केव, पेंटर ने जो क्या किया, उस केव के अंदर एंटर हो गया, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, पर जो ही वो उसके अंदर घुसा, उस केव के अंदर जैसे ही उसने एंटर किया तो पीछे से जो एंट्रेंस है, जो द्वार है, प्रवेश द्वार, वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्ट्रोनाइज एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड द पेंटिंग हैड वैनिश फ्रॉम द वॉल। इससे पहले कि चकित सम्राट अपनी जगह से हिल पाता अथवा कुछ बोल पाता, जो पेंटिंग थी वो दीवार से गायब हो गई थी, वैनिश हो गई थी, गायब हो जाना। एस्ट्रोनाइट हैरान परेशान। नोट अ trace of Wu Daoji's brush was left and the artist was never seen again in this world। वू दायोजी का जो ब्रश था, जो उसकी जो पेंटिंग थी, उसका कोई भी निशान बचा नहीं था, पीछे नहीं बच गया था, कुछ भी दिखने को नहीं रह गया था वहाँ पे। और जो आर्टिस्ट है, जो वो कलाकार है, उसको भी इस संसार में दोबारा कभी नहीं देखा गया था। सच स्टोरी प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं, जो चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। द बुक ऑफ कन्फ्यूशियस और ज्वेंगजी आर फुल ऑफ दैम। इस प्रकार की जो कहानियाँ हैं, उनसे जो कन्फ्यूशियस और ज्वेंगजी की जो बुक्स हैं वो भरी पड़ी हैं। यानी इस प्रकार के स्टोरीज़ अगर आपने पढ़नी है तो आप कन्फ्यूशियस और ज्वेंगजी की किताबें लेकर आइए, आपको बहुत सारी ऐसी स्टोरी उसके अंदर मिल जाएंगी। दे हेल्प द मास्टर to guide his disciple in the right directions beyond the anecdote. They are deeply revealing of the spirit in which art was considered। वे अपने विद्यार्थियों का सही दिशा में मार्गदर्शन करने में अध्यापकों की मदद करते हैं। कथा सुनाने के अलावा वे जो उसकी जो भावना है, जो स्पिरिट है, जो कला की जो भावना है कि किस तरीके से इसके अंदर जो भाव प्रकट किए गए हैं को गहरे रूप से जो है वो व्यक्त किया गया है। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी के जो विपरीत उल्टा और अगर हम इसकी कंपैरिजन करें दूसरी स्टोरी के साथ, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the paintings, with an old story from my native Flanders that I find most representative of western painting। इसी कहानी की तुलना में एक और कहानी है कि एक पेंटर जो है, जिसने कि एक पेंटिंग बनाई थी ड्रैगन की, उसने उस ड्रैगन की आंखें नहीं बनाई, इस डर से कि कहीं वो जो ड्रैगन है पेंटिंग से उड़कर बाहर ना आ जाए। विदाउट एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न, जो वेस्टर्न पेंटिंग्स हैं, मेरे देश फ्लैंडर से संबंध रखने वाली एक प्राचीन कथा जिसमें पश्चिमी चित्रकारी का संबंध सबसे प्रतिनिधित्व करने वाला है, उससे मैं आपको एक रूबरू करवाता हूँ। इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Messis fell in love with a painter's daughter। 15वीं शताब्दी में जो एंटवर्प है, वहाँ पे एक जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है जिसका नाम था क्विंटन मैट्सिस, उसे पेंटर की डॉटर से प्यार हो जाता है, प्यार हो गया था। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। अब एक पेंटर की बेटी और दूसरा जो उसका प्रेमी था वो ब्लैकस्मिथ था, मास्टर ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम था क्विंटन मैट्सिस। तो पिता को जो है ये जो दामाद के रूप, इस प्रकार का जो प्रोफेशन वाला दामाद जो है किसी भी हालत में उसे एक्सेप्ट नहीं था, उसने स्वीकार नहीं करेगा। सो क्विंटन स्नीक इनटू द पेंटर स्टूडियो, ये बात सोचकर कि उसका जो लड़की का जो बाप है वो एक दामाद को इस प्रकार के प्रोफेशन में कभी भी स्वीकार करेगा ही नहीं। सो क्विंटन स्नीक इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। इसलिए उस क्विंटन मैट्सिस ने क्या किया,
चुपके से उस पेंटर के स्टूडियो में घुस गया और जो उसका लेटेस्ट पैनल था, जो अभी अभी उसने पेंटिंग बनाई थी, उसके ऊपर एक जो है फ्लाई को पेंट कर दिया, एक मक्खी को चित्रित कर दिया विथ सच डेलिकेट रियलिज्म। ये इतना वास्तविक था, बिल्कुल इतना कुशल तरीके से वास्तविक नज़र आया दैट मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपन। जब तक उसे आभास नहीं हुआ कि ये क्या चीज़ थी, ये ओरिजिनल थी या डुप्लीकेट थी, ये पेंटिंग थी या रियल में जो एक लिविंग फ्लाई थी, उससे पहले उसने क्या किया कि उस मक्खी को जो है उड़ाने का प्रयास किया उस पेंटिंग से। फिर उसे एहसास हुआ कि ये तो रियल फ्लाई नहीं है, ये तो एक पेंटिंग है। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। क्विंटन को तुरंत ही क्या किया गया, एडमिटेड कर लिया गया एक अप्रेंटिस के रूप में, एक चेले के रूप में, शिगार्द के रूप में, एक शिष्य के रूप में उसने अपने स्टूडियो के अंदर तुरंत ही उसे अपना चेला जो है बना लिया। He married his beloved and went on to become one of the most famous painter of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect Hellenistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. उसका विवाह अपनी प्रेमिका से हो गया था और वह अपने समय के सबसे अधिक विख्यात जो चित्रकारों में से एक बन गया था। ये दो जो कथाएं हैं ये बताती हैं कि कला का जो प्रत्येक रूप क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप में एक संपूर्ण मायावी जो सदृश्य है, एशिया में आंतरिक जीवन का सार और भावना है। तो यूरोप का क्या है भी, यूरोप के अंदर क्या होता है भी, एक हूबहू नकल की जाती है उसकी, जैसी चीज़ें हैं उनको हूबहू नकल की जाती है, हेलेनिस्टिक लाइकनेस किया जाता है, एक मायावी जो दृश्य है वो तैयार किया जाता है। लेकिन जो एशिया की जो पेंटिंग है उसको इनर लाइफ और स्पिरिट के ऊपर बल दिया जाता है, उसको जो आंतरिक जीवन का सार और जो भावना है, जो इनर लाइफ असेंस है, असेंस ऑफ इनर लाइफ, सार है जो आंतरिक जीवन का, उसके ऊपर, और जो भावना उसके पीछे क्या है उसके ऊपर बल दिया जाता है। तो ये टू डिफरेंट है कि उसको उसमें जो है जो आपकी यूरोपियन जो पेंटिंग है उसमें हेलेनिस्टिक लाइकनेस के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, जबकि जो एशियन पेंटिंग है उसमें असेंस ऑफ इनर लाइफ और स्पिरिट के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciate its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his works. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist know the way within. जो चाइनीज स्टोरी थी जिसमें एम्पर जो है कमीशन करता है, उसे बनाने के लिए कहता है, एक पेंटिंग बनाने के लिए कहता है और अप्रिशिएट करता है, उसकी प्रशंसा करता है उस पेंटिंग की जो उसे बाहर से नज़र आती है। बट द आर्टिस्ट रिवील टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। पर जो आर्टिस्ट है, जो वो कलाकार है, वो उस राजा को जो है उसके वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करता है, क्लियर कर देता है कि इसका रियल मीनिंग क्या है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंकर्ड। एम्परर जो होता है, सम्राट जो होता है, वो सिर्फ उसी एरिए पर, उसी टेरिटरी के ऊपर जो है रूल कर सकता है जो उसने जीती है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। पर केवल और केवल जो भीतर का जो रास्ता है केवल चित्रकार ही जानता है कि उसके अंदर एंटर कैसे किया जाता है। Let me show you the way, the thou, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। दाव एक शब्द है जिसका अर्थ दोनों होता है, मार्ग तथा ढंग तथा ब्रह्मांड के रहस्य में कृत।
कारनामे। दायो का मीन्स होता है डबल, क्या, पाथ और मेथड। मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का जो रहस्यमय काम। द पेंटिंग इज गॉन, जो पेंटिंग है वो गायब हो गई है। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच हिज गोल, और जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, पर आर्टिस्ट जो है, जो कलाकार है, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, इस मटेरियल अपीयरेंस जो ये भौतिक जो दिखावा है, इससे दूर, यानी अब उसे कोई नहीं देख सकता। अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, जो एक क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप है, जो प्राकृतिक चित्र है, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको रिप्रोड्यूस करें, एक एक्चुअल व्यू को, एक वास्तविक दृश्य को प्रस्तुत करना नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस आएंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज़ क्लासिकल पेंटिंग्स एंड यूरोपियन क्लासिकल पेंटिंग्स। तो चाइनीज़ जो क्लासिकल पेंटिंग है, उसका अभिप्राय क्या है कि वो जो है एक्चुअल व्यू जो है, जो जैसा कोई चीज़ दिखती है, वो उसको वैसा का वैसा जो है प्रोड्यूस नहीं करने का अभिप्राय है उसका। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग्स, जैसा कि जो पश्चिमी जो यथार्थवादी जो पेंटिंग्स हैं, यथार्थवादी मीन्स जैसे वो दिखते हैं, रियल दिखते हैं, वो वैसे के वैसे ही दिखते हैं। जैसा कि वेस्टर्न पेंटिंग क्या दिखाती है, वो रियल एक्चुअल व्यू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चाइनीज़ पेंटिंग में एक्चुअल व्यू जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं किया जाता। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर्स वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही साइट, जबकि जो यूरोपियन पेंटर हैं वो चाहते हैं कि आप क्या करें, बोरो हिज आइज, आप उसकी जो है आंखें उधार ले लें। अगर आप किसी भी पेंटिंग को देखना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर लैंडस्केप को एग्जैक्टली एज ही सा, जिस प्रकार से वो देखता, उसने देखा है, अगर वैसा का वैसा अगर आप देखना चाहो, तो वो पेंटर चाहेगा कि आप उसकी आंखों से देखो, यानी उसने उसको बनाते समय क्या उसके दिमाग में चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग आप देखें। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक एक विशेष एंगल से, द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, और जो चाइनीज़ पेंटर हैं वो एक सिंगल व्यू पॉइंट को नहीं चुनते, एक तरफा दृष्टिकोण का चयन वो नहीं करते। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। उसका जो चाइनीज़ लोग होते हैं, उनका जो लैंडस्केप होता है वो रियल वन नहीं होता, वैसा का वैसा नहीं होता, फिगरेटिव पेंटिंग्स नहीं होती उनकी। तो आप किसी भी पॉइंट से उस पेंटिंग के अंदर एंटर कर सकते हो। देन ट्रैवल इन इट, तब आप इसके अंदर पूरी तरह से घूम सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, वो आपकी आंखों के इधर उधर तथा फिर से पीछे घूमने के लिए एक रास्ता बना देता है। द आर्टिस्ट क्रिएट अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन इन अ लेजरी मोमेंट। लेजरली मोमेंट, आराम से चलने के लिए आपके लिए एक ऐसा रास्ता तैयार कर देता है कि चाहे आप अप एंड डाउन हो जाएं या फिर वापस आ जाएं। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। ये जो बात है, वो जो कुंडलाकार पेंटिंग है उसके लिए सच्ची सिद्ध होती है। इन विच द एक्शन इज स्लोली ओपनिंग वन सेक्शंस ऑफ द पेंटिंग, जिसमें क्या होता है कि जो चित्र है वो एक भाग को धीरे धीरे खोलने पर, देन रोलिंग इट अप टू मूव on the other side, other added dimensions of time which is unknown in any other form of paintings। तो क्या होता है अभी,
दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल। जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल है, जो कुंडलाकार जो पेंटिंग्स हैं, उससे अगर हम बात करते हैं, उसका संबंध अगर दिखाते हैं, तो ये बहुत बात जो है पूरी सच्ची सिद्ध होती है कि जिसमें क्या होता है कि चित्र के एक भाग को धीरे धीरे खोलने, फिर उसे लपेट कर दूसरे भाग में जाने के कार्य से समय का जो आयाम जुड़ जाता है, जो चित्रकारी के किसी अन्य रूप में देखने को नहीं मिलता। It also requires the active participation of the viewer who decides at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental। ये जो बात है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये उस व्यूअर के ऊपर डिपेंड करती है, उस देखने वाले के ऊपर निर्भर करती है। जो दर्शक है, जो व्यूअर है, वो ये तय करता है कि जो पेंटिंग के अंदर किस गति से भ्रमण करेगा, और उसके साथ जो सक्रिय भागीदारी की ज़रूरत पड़ती है, उसको साथ उसके जो पेंटिंग है उसके साथ जो पार्टिसिपेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो पार्टिसिपेशन है वो पार्टिसिपेशन कैसा होता है? वो जो पार्टिसिपेशन है वो शारीरिक फिजिकल भी हो सकता है और साथ के साथ उसका वो मेंटल भी होना चाहिए, दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों तरीकों से उसके अंदर पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज़। चाइनीज़ पेंटर नहीं चाहते कि आप उनकी पेंटिंग को देखने के लिए उनकी आंखें उधार ही लो। ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो चाहते हैं कि आप उसके दिमाग के अंदर घुसें कि जब वो पेंटिंग क्रिएट कर रहा था तो व्हाट वॉज ही थिंकिंग। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन। जो लैंडस्केप थी, जो प्राकृतिक चित्र था, वो इनर वन था, एक आंतरिक था। अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, विचारों से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक था, स्पिरिचुअल था, और कंसेप्चुअल स्पेस, उसका जो संबंध था वो किसके साथ था? वो विचारों के साथ था। स्पेस था, एक स्थान था। तो लैंडस्केप क्या था? भी इनर वन, स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। कंसेप्चुअल मीन्स जिसका रिलेशन क्या होता है? हमारे विचारों से होता है, व्यूज से होता है, ऐसी जगह थी। आंतरिक, आध्यात्मिक और विचारों से संबंध रखने वाली जगह थी। क्या? वो लैंडस्केप दैट वाज पेंटेड बाय वू दायोजी। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज सेंसुई। लिटरेरी मीन्स माउंटेन वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज गाइज। इसमें से क्वेश्चन जो है श्योर एंड सर्टन आता है आपके एग्जाम के अंदर। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट्स द वर्ड्स लैंडस्केप। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस एज सेंसुई। ये जो विचारधारा है, जो ये कॉन्सेप्ट है, वो सेंसुई के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिटरेरी मीन्स, लिटरेरी जिसका शाब्दिक अर्थ है माउंटेन वाटर। माउंटेन वाटर है जिसका अर्थ विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जो इकट्ठे इस्तेमाल होकर शब्द बन जाता है लैंडस्केप। लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है। मोर देन द टू एलिमेंट ऑफ एन इमेज, these represent two complementary poles reflecting the diost view of universe। more than two element of an image, एक इमेज के जो दो घटक, दो से ज़्यादा जो घटक होते हैं, these represent two complementary poles, ये जो हैं एक दूसरे के पूरक पोल होते हैं, पूरक ध्रुव का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिफ्लेक्टिंग द दायोस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, जो कि जो दायोस्ट व्यू है, जो दाववादी दृष्टिकोण है ब्रह्मांड का, उसका प्रतिबिंबित है, वो रिफ्लेक्ट है, वो परछाई है। द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड हेवन। माउंटेन किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? माउंटेन जो है वो यांग है। यांग शब्द का क्या अर्थ होता है? माउंटेन होता है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड हेवन, जो हेवन की तरफ जो है वर्टिकली पहुंचता है, स्वर्ग की तरह। स्टेबल है, वार्म है, ड्राई इन द सन। स्टेबल है, स्थिर है, वार्म है, गर्म है, तथा ड्राई इन द सन, और जो सूर्य की जो धूप है वो क्या है? उसमें शुष्क खड़ा हुआ है। तो यैन किसको रिप्रेजेंट करता है? भी यैन जो है वो माउंटेन ही है, जो कि हेवन की तरफ सूर्य की धूप के अंदर, शुष्क धूप के अंदर वर्टिकली सीधा खड़ा हुआ है, स्टेबल है, स्थिर है, वार्म है और ड्राई है। वाइल द वाटर इज यिन, और यिन जो शब्द है वो पानी है।
हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि हॉरिजेंटल है, भूमिगत में रहता है, और जो समतल है बिल्कुल। फ्लूइड, मोस्ट एंड कूल्स, जो यिन है, यैन और यिन, ये दो वर्ड हैं। यैन जो है वो माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो यिन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हॉरिजेंटल है, रेस्टिंग ऑन द अर्थ है, फ्लूइड है, मोस्ट और कूल। यिन शब्द का अर्थ है भी पानी, जो भूमि तल पर रहता है, समतल रहता है, तरल, नम और शीतल रहता है। The intersection of yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Daoism. यिन जो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ग्रहणशील स्त्रीलिंग तत्व है, तथा इसका जो दूसरा पक्ष यांग है, जो कि सक्रिय है, पुल्लिंग तत्व है, की जो अंत क्रिया है निश्चित ही दायोवाद का एक मूलभूत तत्व है। फंडामेंटल नोशन ऑफ दायोइज्म, जो यांग है वो एक्टिव और मैस्कुलाइन है, और निश्चित रूप से जो दायोइज्म है, जो दायोवाद है, उसका फंडामेंटल नोशन है, एक मूलभूत जो तत्व यही है। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, ऐसी चीज़ जिसे कि अक्सर जिसकी अनदेखी कर दी जाती है, वो है थर्ड एलिमेंट जिसका नाम है द मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शंस टेक प्लेस, जहाँ पे इन दोनों का मेल होता है, वो है मिडल वॉइड, जिसकी आमतौर पर हमेशा ही अनदेखी की जाती है, ओवरलुक्ड कर दिया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, वो है मिडल वॉइड। मध्य शून्य, This can be compared with the yogic practice of pranayams, breathe in, retain, breathe out। ये जो सारी प्रोसेस है यैन, यिंग और मिडल वर्ड की, इसे क्या कर सकते हैं हम, एक प्रोसेस से समझ सकते हैं। किस प्रोसेस से? प्राणायाम का जो सस्पेंशन है, उस प्रोसेस से हम इसे समझ सकते हैं। क्या किया जाता है भी प्राणायाम में? प्राणायाम जो योगिक जो प्रैक्टिस है, जो योगा है, प्राणायाम, उससे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, फिर उसको रिटेन किया जाता है, और फिर बाहर सांस जो है निकाली जाती है। द सस्पेंशंस ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर, जो सस्पेंशन है जहाँ पे हम सांस को रोके रखते हैं, रिटेन करते हैं, वो ही जो जगह है वो क्या है, वो वॉइड है, वो शून्य है, वेयर मेडिटेशन अकर, जहाँ पे ध्यान लगाया जाता है। द मिडल वॉइड इज असेंशियल, मिडल वर्ड जो है, जो मध्य शून्य है, वो बहुत ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। यहीं से एक जो चीनी चित्र में चित्रित किए बगैर छोड़ दी गई सफ़ेद जगह के महत्व का पता चलता है कि वो जो है उसी के साथ सारी जो बातें हैं वो जुड़ी होती हैं। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ही बिकम्स द conduit of communication between both poles of the universe. This is also where man find a fundamental role. यही वो जगह है जहाँ से मनुष्य जो है अपनी आधारभूत भूमिका को प्राप्त करता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जो उसकी जो जगह है वो कहाँ है, वो स्वर्ग और जो धरती का जो मध्य खाली भाग है वहाँ पर है। ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ पर मनुष्य क्या करता है, अपनी जो आधारभूत भूमिका को प्राप्त करता है, और जो स्वर्ग और धरती के मध्य उस खाली स्थान में वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच संसार का एक माध्यम बन जाता है, एक मीडियम बन जाता है, कम्युनिकेशन का माध्यम बन जाता है, कंडक्ट बन जाता है कम्युनिकेशन का। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। इवन इफ इट इज़ नॉट सजेस्टेड,
यद्यपि वह केवल सुझाव मात्र ही हो, चाहे सिर्फ आप सजेस्ट कर रहे हो। फार फ्रॉम बीइंग लोस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ही इज इन Fahrenkois Chang's wonderful expressions, the eye of the landscape। ऊंची पर्वतीय चोटियों के द्वारा गुम कर दिए जाने या दबा दिए जाने की संभावना से दूर, वह फ्रैंकोइज चैंग के सुंदर शब्दों में प्राकृतिक चित्र की आंख है, आई ऑफ द लैंडस्केप। Excerpt from the landscape of the soul's ethics and spiritual in Chinese painting, slightly edited। When French painter Jean Dufour mooted the concept of art brought in 1940th century, the art of the untrained visionary was of minority interest. From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary arts internationally। जो 1940 में जब फ्रांसीसी चित्रकार जीन डुफे ने आर्ट जो ब्लड है की धारणा को विकसित किया था, उस समय प्रशिक्षित जो कल्पनाशील लोगों की कला में बहुत कम रुचि दिखाई देती थी। अपनी लगभग रहस्यमय सी शुरुआत के पश्चात आउटसाइडर जो आर्ट्स है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी तेज़ी से विकसित होने वाली रुचि का क्षेत्र बन गई थी। This genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training yet show talent and artistic insight। Their works are a stimulating contrast of our lot of mainstream offerings। इस शैली का जो वर्णन है, जो ये जेनरे है, उसमें जो डिस्क्राइब की गई आर्ट है, इस शैली का वर्णन उन लोगों की कला के रूप में किया जाता है जिन्हें कलाकार कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने किसी औपचारिक प्रशिक्षण तो प्राप्त किया ही नहीं है आर्ट सीखने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वे इतने प्रतिभा और कलात्मक सूक्ष्म दृष्टि प्रदर्शित करते हैं कि जो मुख्य धारा की जो ढेरों कलाकृतियाँ के मध्य उनकी जो कलाकृतियाँ हैं वो ध्रुव तारे की भांति चमकती हैं। Around the times Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. Year ago, the little patch of jungle that he begins clearing to make himself a garden sculptured with stone, recycled material, is known to the world today as the रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। ये रॉक गार्डन चंडीगढ़ में आप बच्चे गए होंगे, उसी का जो जिक्र किया है यहाँ पे। जिस समय जो डुफे अपनी धारणा का प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे, उसी समय भारत में एक जो अप्रशिक्षित प्रतिभा संपन्न व्यक्ति एक स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। वर्षों पहले जंगल का वह छोटा सा भाग जिसे उसने स्वयं के लिए पत्थरों तथा टूटी फूटी चीज़ों को फिर से जोड़कर एक बाग बनाने का उद्देश्य से साफ करना शुरू किया, उसे आज दुनिया चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के रूप से जानती है। Its 80-year-old creator-director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor of outsider arts. The 15th issue, Springs 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine's pioneer in outsider art publications, features new Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover। इसके 80 वर्षीय जो रचनाकार हैं, जो निर्देशक हैं नेक चंद, की प्रशंसा भारत के आउटसाइडर आर्ट के सबसे बड़े अंशदाता के रूप में की जाती है। रा विजन, जो कि आउटसाइडर आर्ट के क्षेत्र में इंग्लैंड से छपने वाली एक मेन जो मैगजीन है, के 50वें अंक
स्प्रिंग 2005 के वर्षगांठ अंक के जो मेन जो पृष्ठ है उस पर नेकचंद और उसकी जो रॉक गार्डन की प्रतिमा वीमन बाय वाटरफॉल को जगह दी गई थी। द नोशन ऑफ आर्ट्स ब्रट or raw art was of work that were in their raw state as regard cultural and artistic influence. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art, something Neekchand has taken to dizzying heights, recognize his art as an outstanding testimony of difference a single man can make when he lives his dreams. The notion of art's blood or raw art, आर्ट ब्रड और जो रॉ आर्ट की जो अवधारणा है, वोज ऑफ वर्क दैट वर in their raw state as regard cultural and artificial influence की जो अवधारणा उन रचनाओं के संबंध में थी जो अपनी जो कल्चरल और जो आर्टिस्टिक जो प्रभाव है उसकी स्थिति को बताने के बारे में थी। एनीथिंग or everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for the work of art. कोई भी चीज़ हो, चाहे वो टीन से लेकर एक हौज तथा एक खराब हो चुकी कार तक, हर एक वस्तु एक कलाकारी के लिए कच्चा माल हो सकती थी, रॉ मटेरियल हो सकती थी। Something Neekchand has taken to dizzying heights. हर एक वस्तु एक कलाकार के लिए कच्चा जो है, कलाकृति के लिए जो कच्चा माल हो सकती थी, यह कुछ ऐसा था जिसे नेकचंद ने आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dreams. उसकी जो कला को उस विशिष्टता के एक उत्कृष्ट प्रमाण जिसे कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जब वह अपने स्वप्न में जीता हो। The Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European expositions of his works. जो स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को है ने उसकी जो मानद रचनाएं थी उनको एक यूरोपीय प्रदर्शनी के अंदर लगा करके उसे सम्मानित किया। The 5-month interactive show Realm of Neekchand beginnings October will be held at leading museum in Switzerland, Belgium, France and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy by creations, Neekchand say. नेकचंद क्या कहते हैं कि जो अक्टूबर से आरंभ होने वाला 5 महीनों तक चलने वाला लोगों की सहभागिता वाला शो जो रेलम ऑफ नेकचंद है, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के मुख्य संग्रहालयों में आयोजित किया जाएगा। सबसे बड़ा पुरस्कार तो बाग में चलना और लोगों को मेरी रचनाओं का आनंद लेते हुए निहारना है। अगर मैं उन लोगों को देख सकूं और उन्हें खुश होते देख पाऊं तो यही मेरा जो है सबसे बड़ा इनाम होगा। ये बात नेकचंद कहते हैं। तो गाइस इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर आपने अच्छे से करने हैं। आपको जो पैसेज बताया था इंपॉर्टेंट, 2 पैसेज आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, इसमें से दोनों को अच्छे से तैयार करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।